वेलकम टू द शो 10 PM नादिया मिर्जा आई एम नादिया मिर्जा। नाज़रीन, खबरें हैं कि सितंबर का महीना हुकूमत पर थोड़ा कड़ा गुजरेगा, लेकिन ये कड़ा कैसे गुजरेगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि 2014 से ऑनवर्ड्स किसी न किसी भी सूरत में, किसी न किसी भी हालात में एहतजाज तो हो ही रहे। धरने को भी हमने आजमा लिया, एंड रिजल्ट कुछ भी हमारे सामने नहीं रहा। लेकिन इस दफा तहरीक एहतसाब भी है, तहरीक कसास भी है। पीपल्स पार्टी ने भी बात कर दी है कि हम सितंबर में सड़कों पर आएंगे। पीपल्स पार्टी कितनी संजीदा है? असल मामला ये है कि सारा कुछ जो डिपेंड करेगा वो पीपल्स पार्टी की सीरियसनेस पे करेगा। दूसरा एक अहम मामला MQM की भूख हड़ताल भी है कराची में जारी, और उन्होंने कल मेरे ही प्रोग्राम में सलमान मुजाहिद बरजक उनके MNA हैं, वो कह रहे थे कि हमने उसूली फैसला कर लिया है और तकरीबन ये फैसला कर लिया है कि अगर हमारे इश्यूज को कैटर नहीं किया गया, एड्रेस नहीं किया गया, तो हम असेंबली से इस्तीफा दे देंगे। अब इतनी बड़ी तादाद में असेंबली से इस्तीफा देना, प्रोविंशियल असेंबली से और प्लस अगर कौमी असेंबली से भी हो जाता है तो वो क्या क्राइसिस जनरेट करेगा, इन तमाम चीजों पे बात करेंगे। मुश्किल हालात हुकूमत के लिए हैं या नहीं है, अवाम को एक दफा फिर मामू बना दिया जाएगा। जो हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज शौकत बसरा साहब है, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब के, और MPA भी हैं पंजाब असेंबली से, सीनियर पार्लियामेंटेरियन। अस्सलाम वालेकुम शौकत बसरा साहब। फयाजुल हसन चौहान साहब सेंट्रल मीडिया एडवाइजर हैं PTI के, इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। वसीम आफ्ताब साहब पाक सरजमीन पार्टी के, नई पार्टी है, नई सियासत, इंडिपेंडेंट सियासत शुरू की है। लेट्स सी कि वो सियासत में क्या गेन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। डॉक्टर अनीश कुमार MNA हैं PMLN के, अभी कुछ ही देर में वो भी हमारे साथ होंगे। मैं एक थोड़ा सा अगर एक ओपिनियन वसीम आफ्ताब साहब आपका लेना चाहूं कि मुल्क में इस वक्त हो क्या रहा है, आप आने वाले दिनों में कोई सीरियसनेस हुकूमत के लिए कुछ सीरियस क्राइसिस देख रहे हैं, या ये बस एहतजाज रैलियां 2018 के इलेक्शन की तैयारियां? बहुत शुक्रिया नादिया। देखें, मैं जो आपने एक बहुत ही ज़बरदस्त इस्तिलाह इस्तेमाल की कि फिर अवाम को मामू बना दिया जाएगा। देखें, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में 70 साल होने जा रहे हैं। इस 70 सालों में दरअसल इस 20 करोड़ लोगों के सवाल कहीं पीछे रह गए हैं। इस 20 करोड़ लोगों की ज़रूरियात क्या हैं, वो सवालात मैं नहीं समझता हूँ कि हमने अभी तक माशरे ने देखा हो कि उन पर कोई संजीदगी के साथ कहीं सवाल उठाया गया हो। हमेशा ये क्राइसिस आ जाते हैं, हमेशा कोई नया चैलेंज दरपेश हो जाता है हुकूमतों को, लेकिन अवाम और उसके मसाइल कहाँ हैं, ये आवाज़ कहीं गुम हो जाती है। ये क्राइसिस आया है, इस क्राइसिस से सब दुआ गो हैं कि जमहूरियत कायम रहे, जमहूरियत चलती रहे, फलती फूलती रहे। लेकिन इस जमहूरियत के असरात मेरे घर तक और इस 20 करोड़ लोगों के घर तक कब पहुंचेंगे, बुनियादी सवाल ये है। ये सवाल हमेशा गुम हो जाता है किसी कमीशन। तो आफ्ताब साहब ये भी है कि ये जो तमाम तर तहरीकें चल रही हैं और ये तमाम तर जो एफर्ट्स हो रही हैं, तमाम तर जो रैलियां हो रही हैं, ये जमहूरियत का समर अवाम तक पहुंचाने के लिए हो रही हैं या अपने इंटरेस्ट के लिए हो रही हैं, खुद वजीर आजम की कुर्सी तक बैठने के लिए हो रही है, हुकूमत बदलने के लिए हो रही है, या हुकूमत में आने के लिए हो रही है? एनीवेज, फयाजुल हसन चौहान साहब, आप डिपेंड किए बैठे हैं, सोलो फ्लाइट नहीं लेंगे, डिपेंड किए बैठे। इमरान खान साहब ने पहले कह दिया था कि जी पीपल्स पार्टी भी सड़कों पर निकलेगी, आप भी सड़कों पर निकलेंगे। मुझे एक बात हरगिज़ समझ नहीं आती, काश कि मेरे पास थोड़ा सा अगर टाइम होता तो मैं कोई इमरान खान का, यकीन है वो कंटेनर पे चढ़ा हुआ कोई उनका मुकालमा शॉट निकालती जिसमें वो पीपल्स पार्टी को शदीद तरीन करप्ट और ज़रदारी साहब को के लिए बड़े प्यारे प्यारे अल्फाजात वो अदा करते रहे। क्या आप लोगों ने ये जो तहरीक एहतसाब है, पीपल्स पार्टी को क्लीन चिट दे दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि दूसरी जंग अजीम के अंदर बड़ा मशहूर ज़माना वो चर्चिल का जो एक कोल है कि जब वो हिटलर और जर्मनी की फौजें जो तबाही बर्बादी करते हुए वो लंदन और बरतानिया में घुसती चली जा रही थी, तो उनके जो अहले अरबाब बस्तों कुशाद थे ना, वो परेशानी के आलम में चर्चिल के पास आए कि क्या बनेगा। तो चर्चिल ने एक सवाल पूछा कि मुझे ये बताओ कि क्या बरतानिया की अदालतें आवाम को इंसाफ दे रही हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल दे रही हैं। तो उसने कहा कि फिर बेगम हो जाओ, दुनिया की कोई ताकत बरतानिया का बाल बीका नहीं कर सकती। जनाबे वाला, अभी हम अदलिया के पास भी जा रहे हैं, अदलिया से हमें पूछेंगे। मैं बताता हूँ, उसी सवाल पे आ रहा हूँ, सवाल पे करप्शन के हवाले से मैं पूछूंगा अदलिया क्या कर रही है, अदलिया भी कोई अपना किरदार अदा करे। मैं ये सवाल, अच्छा बाकी मैं सवाल ये कर रही हूँ, आप दोबारा सुन ले। करप्शन के खिलाफ एक कैंपेन चलाने जा रहे हैं, एक तहरीक चलाने जा रहे हैं,
तो करप्शन से क्लीन चिट दे दी आपने पीपल्स पार्टी को? हम कौन होते हैं क्लीन चिट देने फिर वाले? उनको साथ हम मिला तो अदलिया कैसे? हैं। फिर उनके साथ कैसे मिला? क्या हम रियासत हैं? फिर उनको साथ क्या कैसे हम मिला? हुकूमत फिर हैं? करप्ट पार्टी के साथ भाई कैसे हम चल रहे हैं? करप्ट पार्टी के साथ नहीं, हम हुक्मरानों से पूछ रहे हैं कि एक पनामा सिर्फ लीक्स के हुक्मरानों हवाले से से क्यों पूछ रहे हैं? भाई हम हुक्मरानों को कह रहे हैं कि आप तमाम लोगों को, इमरान खान साहब पिछले जो है वो 4 माह से कह रहे हैं कि सबसे पहले मुझे भी साथ खड़ा करो नवाज शरीफ साहब के, उसके अलावा जितने पॉलिटिशियन है सबको हाँ खड़ा साहब, करो। ये नहीं और कह रहे corruption कि और जरदारी बदकामती साहब के को भी खिलाफ खड़ा आप जाओ, करो। सारी हाँ साहब, investigation ये करो। नहीं कह रहे कि जरदारी साहब कल को भी का है खड़ा खान करो। साहब ने, कि जरदारी साहब को भी करो। भाई सबको करो, अपने से आगे नाम कौन नहीं होता है? लेते। डॉक्टर कहने का रमेश मकसद कुमार- यह है कि तमाम लोगों को शामिल करो और इस डॉक्टर करप्शन रमेश और कुमार, बदकामती गुड के खिलाफ इवनिंग, जाओ, थैंक उसके यू वेरी एग्जीक्यूटिव मच फॉर योर निकालो। टाइम। नादिया, पहली बात तो ये है कि आपने चौहान साहब से जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब उनके पास है ही नहीं कि उसका जवाब ये है। बाकी शायरी में तो पता नहीं कहाँ से शायरियां आपके और पास है? कहानियां ढूंढ कर आते हैं। मेन आपके चीज पास है डॉक्टर साहब? देखिए ना, हमारे पास ये है कि हम आपको हुकूमत करके दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं आज कि इमरान खान जरदारी साहब के लिए क्यों खामोश है? मैं देखिए, इसलिए पाकिस्तान जो तरक्की जिनकी कर रहा है- करप्शन की कहानियां सुना सुना के उन्होंने हमारे कान पका दिए थे, आज वो जरदारी साहब की करप्शन पे क्यों खामोश है? हम खामोश नहीं है। हमने आप इदारों नहीं, आप देखिए, नहीं, हमारा खान काम साहब, ये नहीं है खान कि साहब। हमारा काम टारगेट करना, हमारा अरे काम भैया, है कि आप नहीं नैब मेरे FIA भाई। जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको इंडिपेंडेंट करना, वो इंडिपेंडेंटली जो जो उनके पास इंक्वायरी आ रही है वो डॉक्टर कर रही है। साहब, हमारा डॉक्टर ये काम साहब, नहीं है हम उसको इंटरफेयर अरे करें या डॉक्टर उसके ऊपर साहब, मेरी- इन्फ्लुएंस करें, ये हमारा मेरी काम बात नहीं तो है। सुन ले, मेरी अर्ज तो सुन ले, मेरी हुक्म- अर्ज तो हुक्म सुन ले। मैं ये कह रही हूँ कि आज इमरान खान साहब जो कि जरदारी साहब के करप्शन के किस्से सुनाते नहीं थकते थे, आज उनकी करप्शन पे खामोश क्यों हैं? देखिए इमरान, यही तो मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ। उसने देखा कि मेरी सोलो फ्लाइट अब कैंसिल हो गई है, वो अब नहीं उठ सकती, उसका इंजन फेल हो गया है, इस तरह से उसने सहारा लेने के लिए खुर्शीद शाह साहब के पीछे खड़ा हो गया। मैं समझता हूँ सैयद बादशाह साहब के पीछे ही खड़ा होना चाहिए, और ये बहुत अच्छा उसने डिसीजन किया। मगर खुर्शीद वही शाह या शाह शाह महमूद कुरैशी, अब वो शामौन कुरैशी साहब यहाँ पे सिंध में एक रैली निकाल रहे हैं कि करप्शन के खिलाफ हम रैली निकाल रहे हैं कि करप्शन मिटाओ सिंध के अंदर। मुझे समझ में नहीं आता है। एक अच्छा, केपी चलिए, आपको नहीं समझ में आता तो बसरा साहब से पूछ एक लेते हैं। केपी के अंदर ये मुल्क की करप्शन की बात करने आए, अपना एक छोटा सा सूबा है, MPs MNA उनके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बातें कर रहे हैं कि भाई ये करप्शन हो रही है। डॉक्टर साहब रुके, आपको नहीं समझ आता ना तो बसरा साहब से पूछ लेते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। बसरा साहब मुझे बताएगा कि सिंध की करप्शन, अगर हम सर्वेज भी उठा लें तो सिंध नंबर 1 पे करप्शन पे रहा है, और सिंध की करप्शन के बारे में चले मैं भी कुछ नहीं कहती, इमरान खान साहब खुद हर मौके पे वो ललकारते रहे हैं बाकायदा तौर पे सिंध की करप्शन को और जरदारी साहब की करप्शन को। अब अचानक क्या हुआ? नादिया, पहली बात तो जिनसे आप सवाल कर रही हैं कि ये आप इनका एहतसाब क्यों नहीं करते, ये गर्दन तक धंसे हुए हैं करप्शन में, पनामा ज़दा हुक्मरान और जो मैंने इनसे- लूटमार पाकिस्तान की तारीख में, सुन ले मेरी बात मुकम्मल कर लेने दे। पाकिस्तान की तारीख में जितनी लूटमार मियां नवाज शरीफ और इनके टोले ने की है, इसकी मिसाल नहीं मिलती है। और जहां तक अब इनके इदारों की बात कर रही हैं, इदारे तो इनके घर की लौंडियां हैं। पाकिस्तान के अंदर आज तक अगर एहतसाब नहीं हुआ, अगर कोई नहीं पकड़ा गया तो वो मियां नवाज शरीफ का खानदान है। ठीक है। मुझे बताइए कि आज यही पनामा वाला वाकया या ये मॉडल टाउन वाला वाकया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होती तो हमें मुल्क का गद्दार भी डिक्लेयर कर दिया चुका होता, हमें उल्टा लटका दिया जाता। ये जो FIA है, नैब है, ये इलेक्शन कमीशन है, ये घर की लौंडियां मियां साहब की, ये इनको कुछ नहीं तो कहेंगे। बसरा साहब ये तो बताइए ना कि ये जो बारियां लगी हुई थी कि पहले साडी थे तो ये जो बारियां लगी हुई थी तो उस वक्त एहतसाब क्यों नहीं किया मियां साहब का? मैं उस पर आता हूं। देखें, आपने नादिया भी कहा कि पीपल्स पार्टी पे सिंध में बहुत करप्शन है, आसिफ अली जरदारी साहब पे चार्जेस हैं। आपको याद होगा कि मियां शोबाज शरीफ जो कि सर्कस लगाया करते थे मीनारे पाकिस्तान पे, उन्होंने एक जलसे जुलूस की और कहा क्या था कि जब हम हुकूमत में आएंगे जरदारी साहब का पेट फाड़ देंगे, हम इनको घसीटेंगे, पता नहीं क्या क्या। और उसके बाद यही मियां शहबाज शरीफ उन्होंने कौम से माफी मांगी, मियां जरदारी साहब से माफी मांगी। आज 3 साल गुजर गए, तमाम इदारे इनके मातहत हैं। मुझे बता दीजिए कि हमने इनको रोका तो नहीं हुआ एहतसाब अच्छा, करने तो मुझे से? तो बता दीजिए कि क्योंकि आपको आज 5 साल में किसने रोका था मियां साहब का एहतसाब करने हाँ, के लिए? मैं बताता हूं, इफ्तिखार चौधरी ने, मैं आपको अर्ज करता हूं, ये वो इफ्तिखार चौधरी है जो चीफ जस्टिस कम था, सियासतदान बहुत बड़ा था। 5 साल इफ्तिखार चौधरी मियां नवाज शरीफ का ब्लू आइड चीफ जस्टिस, और ये दोनों आपस में इस हद तक मिले हुए थे। आप मुझे बताइए वो कहां गया मेमो गेट, जिसमें मियां नवाज शरीफ पेंट कोट वकील बनकर वहां पेश हुए। उसके बाद जब असगर खान वाला केस आया
वही इफ्तिखार चौधरी क्योंकि उनके साथ मिला हुआ था, उसने हमारे दो वज़ीर आज़म को गैर आईनी और गैर कानूनी असगर खान केस की हिस्ट्री आपको भी पता है बसरा साहब, अगर आप भूल रहे हैं या भूलने की कोशिश कर रहे हैं तो बड़ी माजरत। असगर खान केस में हुकूमत को कहा गया था कि FIA से इन्वेस्टिगेशन कराएं, और कायरा साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद है जिसमें उन्होंने कहा था अगर हम ऐसा करेंगे तो वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी। बट एनीवेज लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक लेने दे बसरा साहब, ब्रेक लेने वो इफ्तिखार चौधरी था जिसके घर में अरसलान डॉन पल रहा था। अच्छा जी, दुनिया की करप्शन और खास तौर पे पीपल्स पार्टी करप्शन नजर आती थी। अच्छा मुझे ब्रेक लेने दीजिए, मैं मुख्तसर सा ब्रेक ले लूं बसरा साहब। आज मुझे बताइए, आ रही हूँ ना, बताती हूँ, ब्रेक ले तो लेने दें। मुख्तसर सा यहाँ पर मैं ब्रेक लूंगी और जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगी तो कुछ और चीजों पे बात करनी है, लेकिन असल में बात करनी है क्या वाकई पीपल्स पार्टी भी संजीदा है कि वो भी सितंबर में सड़कों पर आएगी। क्योंकि एक खबर ये भी है कि दुबई में इसाक डार और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई है, 6 घंटे तवील मुलाकात हुई है। इसमें कितनी सच्चाई है और इसमें क्या मामला तय पाए हैं, या फिर वो वसीम आफ्ताब वाली बात कि एक दफा फिर आवाम को मामू बनाया जा रहा है, जिनको इस्तिलाह बड़ी पसंद भी आई थी। मुख्तसर सा ब्रेक वापस आता है। जी प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और मैं यहाँ पर सिर्फ ये जानना चाह रही थी बसरा साहब, अगर आपकी बात मुकम्मल हो गई हो तो मैं अपने दीगर गेस्ट से भी बात कर लूँ। और ये सवाल भी ले लेना, पीपल्स पार्टी कितनी संजीदा है। पीपल्स पार्टी के पास देखें, ये जो आज तहरीकें शुरू हुई है ना, इनका सारे का सारा क्रेडिट मौजूदा हुक्मरानों को जाता है। जब आप पनामा का जवाब देने की बजाय गाली गलोच करेंगे, जब मॉडल टाउन वाले वो शहीद जो बेचारे, वो भी आखिर वो चिड़ी के बच्चे तो नहीं थे, वो भी इंसान थे जिनको आपने जिस तरह गोलियों से भूना गया, और बाकर नजफी की रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ शायद नहीं हो रही कि मियां साहबान जो है वो कातिल हैं। देखिए पीपल्स पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। सितंबर आपने सही करा, सितंबर बड़ा सितमगर है। पीपल्स पार्टी किसी सूरत में 1 इंच भी पनामा और मॉडल टाउन के वाक़े से हम पीछे नहीं हटेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी इंशाल्लाह ये शहीदों का काफिला है। इमरान खान साहब ने अगर हमें इत्मीनान में ले लिया होता, जिस तरह TOR बहुत कामयाबी से चल रहे थे, तो मैं समझता हूँ तहरीक का नक्शा ही और होता। इमरान खान साहब ने आदत नहीं है इत्मीनान में लेने की, वो एक तरफा फैसले मैं बात कर रहा हूँ ना। अगर पीपल्स पार्टी नादिया किसी तौर पर हमें देखे ना, हमें पता है कि मियां साहबान को इदारों ने नहीं पूछना ये मुकद्दस गाय हैं, इनको कोई इदारा नहीं पूछेगा। आज मेरी बात लिख लें, ये ना अदालतें पूछेंगी, ना फौज पूछेगी, ना इलेक्शन कमीशन पूछेगा। इंशाल्लाह खल्के खुदा सुओ मोटो अल्लाह ने लिया हुआ है पनामा की शक्ल में और मॉडल टाउन की शक्ल में। अच्छा जरा रुकिएगा, पार्टी ठीक है, अब जरा रुक जाएगा बसरा साहब, जरा रुक जाएगा। वसीम आफ्ताब साहब, सिंध हुकूमत में करप्शन है या सिंध हुकूमत दूध की धुली हुई है? जब तहरीक एहतसाब की PTI बात करती है तो PTI पे ये लाजिम नहीं है कि अक्रॉस दी बोर्ड एहतसाब की बात करें, वो माइनस पीपल्स पार्टी या माइनस सिंध हुकूमत क्यों कर रही है? देखिए नादिया, ये चौहान भाई ने बड़ी अच्छी बात की थी, एक तारीख की हवाला दिया था। इस मुल्क का सबसे बड़ा सच यही है कि हमारी अदालतें सही काम नहीं कर रही हैं। इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट में माहे जाकर अपने बेटों के कातिलों को ये कह के माफ़ करिएगा, हम इनको कातिल प्रूफ ही नहीं कर सकते इसलिए इनसे सुलह करते हैं, और इसके बावजूद भी अदालतें नॉर्मल रन कर रही हो, तो आप सोच सकते हैं कि ये सिस्टम कहाँ खड़ा हुआ है। हम दरअसल देखें, मेरे तीनों भाई काबिल एहतराम हैं। एक भाई दूसरे भाई पे इल्ज़ाम लगा रहा है, दूसरा भाई तीसरे भाई पे इल्ज़ाम लगा रहा है। इल्ज़ामात की सियासत में क्या इस मुल्क के 20 करोड़ लोग कहीं नजर आ रहे हैं आपको? आप ये देखें, बात ये हो रही है कि एक आज भी TOR पे बात हो रही है ना, आज भी हम निज़ाम को, सिस्टम को सही करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमें अपनी मर्जी का इंसाफ चाहिए, हमें अपनी मर्जी का कानून चाहिए, हमें अपनी मर्जी का आइन चाहिए। जब तक इस मुल्क में ये रिवायत कायम रहेगी, जब तक हम इसी लाइन पर चलते रहेंगे, ये मुल्क इसी तरह क्राइसिस का शिकार रहेगा, बकौल आपके के लोगों को मामू बनाया जाता रहेगा। क्योंकि हम हर 6 महीने बाद एक नया इशू बना के अवाम के मसाइल क्योंकि हमें हल नहीं करने, हमने ये तय किया हुआ है। जो अव्वलीन तरजीह है वो इस सिस्टम रिफॉर्म्स की और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की होनी चाहिए। क्या बना उस कमेटी का जिसमें PTI भी शामिल हुई थी? जब ये आपने बड़ा सही कहा कि आवाम को मामू बनाया जाता है, लेकिन हमारे हुक्मरान जो है ना, मीडिया को और जो खास किस्म के लोग होते हैं उनको अपना चाचू बना लेते हैं। चाचू किसा बनाते हैं? अब आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ा, ये मैं खबर ब्रेक कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम के अंदर। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि नेशनल बैंक के जरिए से जियो और जंग ग्रुप को 1.1 बिलियन रुपीस का कर्जा नवाज शरीफ साहब दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, और नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट जो है ना इसको देने के लिए एग्री नहीं है। ये अभी सारी गेम चल रही है। क्या ये चाचू बना रहे हैं? जितने मीडिया चैनल्स हैं, जितने एंकर्स हैं, जितने साफी हैं, मैं आपके सामने अभी डॉक्यूमेंट रख देता हूं। अदीब खान जावदानी जो है ना, उसने एक आर्टिकल लिखा नवाए वक्त के अंदर,
تو جناب نواز شریف صاحب کا فوراً ان کو ایک لیٹر آ گیا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے عمران خان کے خلاف لکھا، میرے حق میں لکھا، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. یہ چاچو بناتے ہیں، یہ عوام کو ماموں بناتے ہیں. اور جو خاص لوگ ہیں، جو میڈیا کے لوگ ہیں، بیوروکریسی ہے، ججز ہیں، جرنیل ہیں، ان کو چاچو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کوالٹی بھی آپ میں پائی جاتی ہے ڈاکٹر رمیش کمار. سنیں میری بات. اصل مسئلہ یہ ہے، آپ نے کہا سندھ حکومت کا نہیں، اور ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں ہماری تو جدوجہد تحریک انصاف کی کرپشن اور بدیانتی کے خلاف ہے. ہم نے جو ہے وہ دھاندلی کے خلاف جو سڑکوں پر آئیں گے تو پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیں گے. اور بھائی جان عجیب بات کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کون ہوتی ہے جس کے ہم اعتماد میں لیں؟ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، بسرا صاحب کہہ رہے ہیں. اسمبلی کے اندر ہم مجبور ہیں اسی میثاق جمہوریت اور اسی 15 سالہ بندر بانٹ جو سی آئی اے کی چھتری تلے ہوئی ہے ان پارٹیوں کی، ہم مجبور ہیں کہ وہاں پہ خورشید شاہ صاحب جو ہے نا قائد حزب اختلاف ہیں. عوام کے اندر ہم مجبور نہیں ہیں. عوام کے اندر عمران خان کو لوگ مانتے ہیں، جانتے ہیں، چونتے ہیں، چاہتے ہیں. ہم عمران خان کی قیادت میں عوام میں جو ہے وہ اپنی اسٹرگل جاری رکھیں گے. ہاں میرا بھائی کہتا ہے نا پیپلز پارٹی کہ ہم سے پوچھ لیا ہوتا. اور بھائی جان اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے تو آ جاؤ، آپ بھی ساتھ آ جاؤ، آپ بھی ساتھ ملو، حصہ ڈالو، حصہ قدر جوسا. اچھا جی ڈاکٹر رمیش کمار. نادیہ پہلی چیز تو مجھے دکھ ہوتا ہے، بسرا صاحب پارلیمنٹرین بھی رہے ہیں اور جو لینگویج ہے ان کی ہمیشہ کوٹ کرتے ہیں کہ میاں صاحب نے یہ کہا تھا، مگر کم سے کم ہر آدمی کا اپنا اخلاق، کم سے کم آپ تو اپنے منہ سے کبھی بندر بانٹ، کبھی پتہ نہیں کیا کیا ابھی الفاظ جو استعمال کیے ہیں. میرے خیال میں اگر آپ کے پاس بھی ایکسپنج کا اگر سسٹم ہے تو آپ ان کے ایکسپنج کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ پھر کم سے کم یہ دوسری مرتبہ کسی چینل پہ جائے گا تو ایسے الفاظ استعمال نہیں کرے گا. دوسری چیز یہ کہ عمران خان بات کرتا ہے کہ بھائی چوہان صاحب کے ہم عوام کی سیاست کرتے ہیں. عوام کی سیاست آپ کرتے تو کوئٹہ بلاسٹ کے بعد آپ اسمبلی میں آ کے اسی بات کرتے عوام کے لیے، مگر آپ اپنی انا کی خاطر، اپنے آپ کو جلدی پرائم منسٹر دیکھنے کی خاطر آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی میں کے پی کے اندر یہ کیسے میں ریلی نکالوں گا. آپ کو صرف اپنی ایک انا کی بات ہے. آپ اپنی انا کی خاطر خورشید شاہ ضیاء آپ کسی کے پاس بھی چلے جائیں گے کہ بھائی مجھے سپورٹ کریں کہ میاں صاحب کی نیگیٹو پوائنٹ کہاں سے آئے گی. آپ کی صرف ایجنڈا، آپ کو صرف فوبیا میاں محمد نواز شریف ہے اور کوئی فوبیا نہیں ہے جو اس ملک کا مقدر ہے. میاں محمد نواز شریف جائیں گے تو عمران خان آئیں گے نا. اچھا میری بات سنیں، کیا اسحاق ڈار صاحب کی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے دبئی میں؟ نہیں، اسحاق ڈار صاحب کی خورشید شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور بالکل عارف نظامی صاحب کی خبر تھی اور وہ خبر پہ قائم تھے کہ 6 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی ہے. میری نادیہ میری بات سنیں، میں تو کہتا ہوں عمران خان کے بھی ہم سے ملاقاتیں ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہو؟ ایک جمہوری طریقے سے جتنی وہ سیٹیں 25 لے کے وہ اگر یہاں پہ آئے، آج عمران خان بولتا ہے بھائی میں اسمبلی میں جا کے اسپیکر کے چیمبر میں یا اس کے چیمبر میں بات کرنا کوئی حرج تھوڑی ہے. جو ایسے بات کرتا ہے جھکتا ہے وہ جیتتا ہے. مگر یہ چیز نہیں، آپ یہ نہیں کرو گے تو میں دھرنا لگا دوں گا. آپ پہلے تقریر کرتے ہو، پہلے آپ کا لفظ دھرنا ہوتا ہے، اس کے بعد جو آپ نے پہلی جو انہوں نے پاناما لیکس کے حوالے سے کی تھی، اس کا مطلب یہ اس کا مطلب یہ کہ اس ملک کا جو سب سے بڑا ٹھیکیدار جو لوکل باڈیز میں سیٹیں نہیں لیتا ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب ہے. اور ساری جو لوگ جو کشمیر میں جیت کر آ رہے ہیں، جو لوکل باڈیز میں جیت رہے ہیں، جو کینٹونمنٹ میں جیت رہے ہیں، اچھا میں اس کو عوام نے نہیں چھوڑے جا رہی ہوں. مختصر سا مجھے بریک لینا ہے، لیکن بریک کے بعد جب میں آؤں گی ایک سوال میں چھوڑے جا رہی ہوں. ہم تبدیلی کی بات بھی کر رہے ہیں، حکومت گراؤ تحریکیں کی بات بھی کر رہے ہیں، ہم سڑکوں پر آنے کی باتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر اسی وداؤٹ اینی الیکٹورل ریفارمز دوبارہ سے الیکشنز ہو جاتے ہیں، آپ اس حکومت کو گرا دیتے ہیں، چلیں آپ بالفرض آپ یہ سمجھ لیں اس حکومت کو گرا دیں گے اگر آپ سڑکوں پہ آنے کے بعد، لیکن سوال تو یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر الیکشن ہوں گے، پھر وہی ریزلٹ ہوگا. الیکٹورل ریفارمز کے بغیر اگر وہی ریزلٹس آ جاتے ہیں اور وہی الیکشنز ہو جاتے ہیں تو کیا وہ سیاسی جماعتوں کے لیے قابل قبول ہوں گے یا دھاندلی کا ایک نیا پینڈورا باکس کھل جائے گا؟ مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں یہ بھی جانیں گے. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وسیم آفتاب صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں، مجھے یہ بتائیں، کیونکہ آپ لوگ تو الزامات کی سیاست نہیں کر رہے سوائے ایم کیو مطلب آپ سوائے اینٹی ایم کیو ایجنڈا لے کر آئے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ تو آپ گڈی گڈی پلے کر رہے ہیں تمام پالیٹکس میں. لیکن یہ گڈی گڈی جو پلے ہوتا ہے، اس سے نہ تو پالیٹکس ہوتی ہے اور نہ ہی الیکشن میں کانٹیسٹ کیا جاتا ہے. لیکن اس وقت اہم ضرورت کیا ہے؟ سڑکوں پر آنے کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ پھر الیکشن اگر ہوں گے، کیا آپ کو نئے الیکشن نظر آ رہے ہیں؟ اور اگر الیکشن ہوں گے تو کیا ریزلٹس تبدیل ہوں گے؟ دیکھیں نادیہ، میں آپ کی یہاں پر تصحیح کرنا چاہوں گا، ہم ایم کیو ایم سینٹرک جماعت نہیں ہیں، ہم پاکستان کی جماعت ہیں. پاکستان کے ہر ایشو پر بات کریں گے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے بات کریں گے. میں نے
बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि मैंने दरअसल आपके आने से ना मैंने आज तक मियां नवाज शरीफ के खिलाफ एक लफ्ज सुना आप लोगों से, ना जरदारी साहब के खिलाफ सुना, ना इमरान खान के खिलाफ। अगर मैंने सुना तो मैंने अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ सुना। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इन तीनों भाइयों की बातों में क्या 20 करोड़ लोगों के मसाइल के रिफ्लेक्शन का नजर आ रहा है आपको? दो भाइयों के लिए मेरी नहीं। चलें ठीक है, जो भी मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, रोडों पर उस वक्त आया जाए जब 20 करोड़ लोगों की बात हो रही हो। क्या सिर्फ इख्तिदार के लिए हम आएंगे? क्या इसलिए आएंगे TOR हमारी मर्जी से सेट हो जाए? क्या हम इसलिए आ जाएं कि भाई फलां शख्स का नाम आए और फलां शख्स का नाम नहीं आए? इसलिए नहीं आएंगे। हम इसलिए रोडों पर आएंगे कि 20 करोड़ लोगों की जिंदगियों में तब्दीली आए, तब हम रोड पर होंगे और जल्दी होंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। लेकिन वो इसलिए नहीं कैसे आएगी? मैं बता रहा हूँ ना, तब्दीली का तरीक़ाकार हमने देखे ना, हमने 1 घंटे के प्रोग्राम में हम सब कुछ तो नहीं बताएंगे। हाँ, हमने तय किया हुआ, जो हमने तय किया उस वक्त उस सिमत में जा रहे हैं और इंशाअल्लाह जब रोडों पर आएंगे तो 20 करोड़ लोगों की जिंदगी। आप कब रोडों पे आएंगे? हम 20 मैं ये कह रही हूँ कि ये जो जमातें रोड्स पर आ रही हैं, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? हम TORs बनाने के लिए रोडों पे नहीं आएंगे। हम इसलिए रोडों पर आएंगे कि पाकिस्तान के 20 करोड़ लोगों की जिंदगी में तब्दीली आए। इसलिए नहीं आएंगे कि भाई मेरी मर्जी का TOR सेट हो, मेरी मर्जी का आईना, इसलिए नहीं आएंगे। हाँ, इसलिए आएंगे जो आइन और कानून मौजूद है उस पर अमल दरामद हो जाए। वो कानून जो इंसाफ फराहम कर रहा है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। इसलिए आएंगे 20 करोड़ लोगों की जिंदगी के लिए आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे कि फलां शख्स को इख्तिदार से हटाना है और किसी दूसरे को लेकर आना है। ठीक है, फयाजुल हसन चौहान साहब, मुझे इसका एंड रिजल्ट बता दीजिए। दूसरी बात, अगर दोबारा इलेक्शन हो जाते हैं, आप हुकूमत गिरा देते हैं, फिर क्या रिजल्ट आएंगे? पहली बात तो ये है कि मेरे भाई डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा ना कि इनकी सीरियसनेस का आलम यह है कि अब्दुस्तार ईदी, अमजद साबरी और आपके हनीफ मोहम्मद, उनके घर वाले इंतजार करते रहे कि जनाब वजीर आजम साहब कराची आए हैं, ये हमारी लिए कोई ताजियत के लिए आएंगे। उन्हें टाइम नहीं मिला आपके नवाज शरीफ साहब को। बिल्कुल उसी तरह जनवरी 2016 में चारसद्दा का यूनिवर्सिटी का वाकया हुआ, आज 9 महीने होने को है, 30 लोग शहीद हुए थे। आपके वजीर आजम साहब लंदन में थे, मजीद लंदन में उन्होंने अपना क्याम बढ़ा दिया, आज तक यूनिवर्सिटी नहीं गए और ना किसी शहीद के घर गए हैं। जनाब, इनकी सीरियसनेस का तो ये आलम है। दूसरी चीज आप ये पूछ रही है ना, मेरे भाई ने कहा, वसीम आफ्ताब ने, वैसे मुझे जहां तक याद पड़ा जिस दिन ईदी साहब का इंतकाल हुआ था ना, उस दिन इमरान खान साहब भी लंदन फरार हो गए। आपकी इत्तला के लिए है कि हमारी पार्टी की तरफ से और इमरान खान साहब की सारे लोगों पार्टी की तरफ से तो ये लोग भी गए थे। भाई वजीर आजम कौन है मुल्क का? और जो वजीर आजम जो बनना चाह रहे हैं वो भी तो मिसाल कायम करें। पूरी दुनिया का जो है वो सबसे ज्यादा मशहूर और मारूफ, पाकिस्तान की शोहरत का और इज्जत का सिंबल अब्दुस्तार ईदी क्यों नहीं गए? इमरान खान क्यों नहीं गए? कई दफा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की करप्शन के हवाले से बड़े दबंग और मलंग तरीके से जो है ना वो स्टेटमेंट्स दी थी। इनके दिल में वो मरोड़ है अब्दुस्तार ईदी साहब के हवाले से। दूसरी चीज मेरे भाई ने कहा और आप भी ये कह रही हैं कि अपने इक्तदार की जंग है। और भाईजान, डेमोक्रेसी स्टार्ट होती है परफॉर्मेंस से, खत्म होती है अकाउंटेबिलिटी पे। एहतसाब और परफॉर्मेंस के दरमियान ही सब कुछ है। हम जो मुतालबा कर रहे हैं ये डेमोक्रेसी को जो है वो पाकीज़ा सिर्फ बनाने के लिए कर रहे हैं। भाई, आप किस तरीके से कहते हैं कि हम अपनी मैं ये पूछ रही हूँ कि इसका सड़कों पे आने का मेरा भाई डॉक्टर रमेश कुमार कहता है वजीर आजम बनने की जल्दी। और भाई आप मुझे ये बताएं कि एक पार्टी का चेयरमैन डेमोक्रेसी के अंदर किस मकसद के लिए स्ट्रगल करता है? नवाज शरीफ साहब नायब कासिद भर्ती होने के लिए जो स्ट्रगल करते रहे हैं, वो भी तो वजीर आजम बनने के लिए करते रहे। तो इमरान खान भी वजीर आजम बनने का राइट रखता है कि पूरी दुनिया के अंदर और पाकिस्तान की आवाम, करोड़ों आवाम उसको इज्जत करती है। साहब अगर इजाजत है तो यही सवाल आपसे पूछते हैं कि मुझे ये बताएं कि क्या पीपल्स पार्टी का रिवाइवल पंजाब में हो गया है? कि आप ये समझते हैं कि अगर आप सड़कों पर आएंगे, हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, हुकूमत गिरा देंगे, दोबारा से इलेक्शन होंगे और हुकूमत में आप आ जाएंगे? देखिए नादिया, पहले आपने एक सवाल किया था कि क्या सवाल को छोड़ दे भाई, सवाल का जवाब दे। सरदारी साहब की मुलाकात, कोई मुलाकात हमारी इनके साथ नहीं हुई है, लेकिन आपको एक अर्ज कर दूं, इनको इक्तदार अगर पता चलेगा तो मुझे अर्ज ना करें, मेरे सवाल का जवाब दे। क्या पीपल्स पार्टी का रिवाइवल पंजाब में हो गया है? एंड रिजल्ट क्या होगा सड़कों पे आने का? बात मेरी सुन ले नादिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इक्तदार के लिए सियासत करनी होती तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो तख्तेदार पे ना लटकते। अगर हमने इक्तदार की लेना होता तो शहीद बीबी शहादत ना देती, हम 14-14 साल जेल ना काटते। मुझे पता है इस तमाम टैक्टिक्स होती हैं टाइम बाय करने की। मुझे कैटेगोरिकली बताएं, मुझे बताएं एक सेकंड, एंड रिजल्ट आपकी सड़कों पे आने का क्या होगा? हुकूमत गिरेगी? पीपल्स पार्टी, मेरी बात सुन लेना, पीपल्स पार्टी हर सूरत में हर ऑप्शन इख्तियार करेगी ताकि ये पनामा ज़दा वजीर आजम और ये मॉडल टाउन के कातल अपने अंजाम को पहुंचे। पीपल्स पार्टी 1 इंच इन जीरो से पीछे नहीं हटेगी। तो हुकूमत गिरेगी ना? की बात हुकूमत गिरेगी? हाँ जी,
हुकूमत गिरे, मियां नवाज शरीफ जेल जाएं, लेकिन इनको कोशिश करेंगे, हम एजेंडा बना रहे हैं कि कम से कम ये मोदी या जद्दा ना भाग सके। बिल क्यों हुकूमत जाती है 100 दफा चले जाए, कातलों और मनी लॉन्ड्रिंग के लोगों को पकड़ने का है जिसके गिर्द आप घूमे जा रहे हैं और आवाम को भी घुमाए जा रहे हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, माइंड नहीं कीजिएगा बसरा साहब। डॉक्टर साहब आपके पास इसका कुछ, मुझे सिर्फ ये जानना है, मैंने माना कि सितंबर में हुकूमत गिर जाएगी, सारी अपोजिशन रोडों पे आ जाएगी, फिर क्या होगा? नादिया शाह, आप डॉक्टर साहब से पूछ रही हैं, डॉक्टर साहब शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं। के साथ नहीं होगा, ये सब पतली गली से निकल जाएंगे। मियां नवाज शरीफ ने जब इन्होंने कहा था ना, नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे मुड़कर देखा था कोई साथ नहीं था। आप जरा इनके ऊपर सख्त वक्त आने दें। ये मियां नवाज शरीफ, अरे भाई मेरा पॉइंट बिल्कुल मुख्तलिफ है, मेरा पॉइंट बिल्कुल मुख्तलिफ है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, गवर्नमेंट के पास 100+ सीट्स है, मेरा ख्याल है 150 के करीब गवर्नमेंट की सीट्स हैं, ठीक है। इमरान खान 36 सीट्स लेके बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी 42 आई बिलीव सीट्स लेके बैठी हुई है। ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा सितंबर में, हुकूमत गिर जाएगी कि पीटीआई इस पोजीशन में आ जाएगी कि क्लीन स्वीप कर जाए? और ऐसा क्या हो गया पीपल्स पार्टी के साथ कि वो क्लीन स्वीप कर जाएगी इस 2 महीने के अंदर अंदर पंजाब में और दीगर सूबों में और अपनी हुकूमत बना लेगी? ऐसा क्या हुआ? नादिया, पहली चीज ये कि हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करेगी 5 साल, और ये इनकी जो ये बुखलाहट का शिकार हो गए हैं, ये सही कह रहा है, डेमोक्रेसी परफॉर्मेंस के ऊपर होती है। हमारी परफॉर्मेंस ही तो इनकी बुखलाहट का शिकार है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो अवाम करती है, अवाम तो कर रही है, अभी बाई इलेक्शन में भी कर रही है, कश्मीर में भी कर रही है। इन्होंने बहुत रोड पीदा कि भाई कश्मीर के हवाले से मियां साहब की पॉलिसी सही नहीं है, मगर आजाद कश्मीर में भी इलेक्शन में हमें सपोर्ट मिली। आजाद कश्मीर में हमेशा उस पार्टी को मिलते हैं जिसका इन्फ्लुएंस जो फेडरल में होती है। जब पीपल्स पार्टी थी तो पीपल्स पार्टी जीती थी आजाद कश्मीर में, विन करती जब वो इलेक्शन में थी, उस तरीके से विन नहीं किया जिस तरीके से हमने स्वीप किया है। स्वीप आदमी तब करता है जब अवाम उसके साथ सपोर्ट हो। तो हमें इन चीज की, देखो हम ये जरूर चाहते हैं कि अपोजिशन हमारे साथ मिलके, अपोजिशन हमारे, नहीं मेरी बात कंप्लीट करें, अपोजिशन हमारे साथ मिलके असेंबली में बैठ के जो अपनी जमहूरी रोल है वो अपना इख्तियार करें, अवाम के मसले मसाइल के ऊपर, इशू के ऊपर डिस्कस करें, हमारे साथ मिलके काम करें। मगर अगर उनकी सियासत ये है कि सियासत करेंगे बली है, अपना दिल खुश करें, हमें बाकी हमें ये सिखाते हैं कि भाई अब्दुल सत्तार ईदी के बाद अगर इमरान खान गया, मैं भी गया हूँ। डॉक्टर साहब बड़ी माजरत, आपको पता है कि लाहौर से, पंजाब से बच्चे अगवा हो रहे हैं और ये वबा कराची तक फैल गई है। आपको पता है कि साउथ पंजाब में दहशतगर्दी की क्या सूरत हाल है। आपको पता है नेशनल एक्शन प्लान पे आप लोगों ने अमल दरामद नहीं किया, और आप ये बातें कर रहे हैं कि आप गुड गवर्नेंस एनीवेज ऐड कर दें। ये कहते हैं गुड गवर्नेंस, मानता हूं, गुड गवर्नेंस का आलम ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा सिर्फ अपना पोल्ट्री का कारोबार, ये देखें इस इशू के ऊपर आप दालों की कीमतें 200 से लेके 400 रुपया इस वक्त, 200 से लेकर 400 रुपया। दवाओं की कीमतें, दवाओं की कीमतें, अभी दालों की बात कर रहा हूं, फिर दवाओं की कीमतों के अंदर बेतहाशा इजाफा। फिर गुड गवर्नेंस देखें इनकी, $130 फी बैरल से जाना $30 फी बैरल पे जाओ आपका पेट्रोल आ गया, और आपकी तकरीबन 70% बिजली जो है वो पेट्रोल से IPPs वाले बनाते हैं। कितनी बिजली की कीमत नीचे हुई पिछले 2 सालों में? टके आने की कोई बिजली की कीमत प्रॉपर तरीके से नीचे नहीं हुई। इनकी गुड गवर्नेंस 580 अरब रुपए का सरप्लस देके गया था चौधरी परवेज लाई साहब 2008 में। आज 600 अरब रुपए का पंजाब हुकूमत मकरूज है, 600 अरब रुपए की। इनकी गुड गवर्नेंस का आलम यह 2 दफा स्टेटमेंट के अगर इसका मैं जवाब रीशेड्यूल कर चुका है। फिर इनकी गुड गवर्नेंस आखिरी, आपकी अभी लाहौर के अंदर बारिश होगी, आधा लाहौर डूबेगा 3-3 फुट, और खाद में आला क्या करेंगे? एक इंडियाना जॉन्स की टोपी, एक छतरी, एक इस तरह उंगली, एक जनाब अफसर की अगर हमारी लाहौर में गुड गवर्नेंस नहीं होगी, लाहौर वाले वोट नहीं देंगे ना। आपका ये तरीका सही है कि आप उसके खिलाफ भी धरना लगाएं। यहाँ जो मेट्रो ट्रेन चल रही है वो यहाँ पे इस्लामाबाद में शहरियों को नहला रही है, कोई इसमें वो नहीं है। बट एनीवेज लास्ट कमेंट में लूंगी वसीम आफ्ताब साहब आपसे, मुझे आप समझा दीजिए कि इसका एंड रिजल्ट क्या है, सड़कों पे आने का एंड रिजल्ट क्या है? अगर इस वक्त इलेक्शन हो जाते हैं, हुकूमत गिर जाती है, तो कोई तब्दीली आएगी इससे? देखें नादिया चौहान भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि हमारी परफॉर्मेंस और अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? इदारे करेंगे ना। ये जद्दोजहद अगर इदारों के सही करने के लिए होती, ये जद्दोजहद इसलिए होती कि हमारा सिस्टम बेहतर हो जाए, तो ये तब्दीली आ जाएगी। लेकिन अगर ये सिस्टम यही रहेगा, यही लूट मार करने के बाद फिर हम दोबारा किसी नए कमीशन की तरफ क्या लग रहा है? ये जो पीटीआई और पीपल पार्टी की जद्दोजहद किसके लिए है फिर? ये देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि ये
ایک دوسرے کی ہم پگڑیاں ضرور اچھال لیں گے، لیکن ہمارا نظام اگر وہی رہے گا تو 20 کروڑ لوگ آج اس کنڈیشن میں اس سے نیچے کی طرف تو ضرور چل جائیں گے. ہم جمہوریت کی خوبصورتی کے کتنی دعوے کرتے چلے جائیں، لیکن جمہوریت کی خوبصورتی کے نام پر اس ملک کے 20 کروڑ لوگوں کو ہم نے صرف بیوقوف بنایا اور کچھ نہیں کیا ہے. یہ جمہوریت جب تک میرے گھر کے اندر نہیں نظر آئے گی، یہ جمہوریت میرے گلی اور محلے میں نظر نہیں آئے گی. یہ جمہوریت سے مجھے فائدہ نہیں ہو رہا ہے. آپ کچھ بھی کر لیں، آپ اس کا کوئی بھی نعرہ لیں، آپ کتنی بھی بڑی باتیں وہ فیلڈ ہے جس کو آپ کہتے تھے کہ یہ تمام پیڈ سروے ہیں، آج آپ اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں. کیا اس ملک کے 20 کروڑ لوگوں کی زندگی میں میں وہی خوشحالی بات آئی کر ہے؟ رہی ہوں. نہیں آئی. تھینک یو ویری مچ ریاض حسن چوہان صاحب، بسرا صاحب آپ کا بھی، ڈاکٹر رمیش کمار آپ کا بھی، وسیم آفتاب صاحب آپ کا بھی. یہ چوہان صاحب آج فیلڈ سروے کی بات کر رہے ہیں. کل جب فیلڈ سروے نے پی ایم ایل این کو اور پنجاب کو اوپر کر دیا تھا تو یہی پی ٹی آئی تھی جو کہتی تھی کہ یہ فیک سروے ہے، یہ پیڈ سروے ہے، اور آج سروے کی ایگزامپلز دے رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. جمہوریت کو نہیں بچا رہے، اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. سیاسی مفادات اسٹیک پر ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اگر ہوتے تو پہلے سسٹم ریفارمز کرتے، پہلے الیکٹورل ریفارمز کرتے تو سنجیدگی نظر آتی. اینی ویز پبلک پہ چھوڑتے ہیں، جو پبلک چاہے گی وہی ہوگا. اور نادیم مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.